तो आपको या तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट बताया गया था उसको यूज कर लो, है ना, किसी पॉइंट को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, और या आप थोड़ा सा अकल लगाओ तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मान लो ऐसा है, अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट ना यूज करूं जो पहले डिस्कस किया गया, तो मैं बोलूँगा सपोज वी हैव अ लाइन, और लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जीरो। जनरल इक्वेशन ले लिया मैंने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जीरो, और इस लाइन को मुझे एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है। तो होगा क्या, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, क्विक जल्दी बोलो। हाँ, अगर x को y को 0 पुट करो तो x माइनस सी बाई ए, तो ये हो गया माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0, एंड व्हाट इज दैट, b 0 कॉमा माइनस सी बाई बी। अगर इस लाइन को आप x एक्सिस में मिरर इमेज करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, तो ये दोनों में से कौन सा इंटरसेप्ट चेंज होगा और कौन सा इंटरसेप्ट नहीं चेंज होगा, y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट वही रहेगा और y इंटरसेप्ट चेंज होगा। मतलब क्या चेंज होगा, एग्जैक्टली नेगेटिव हो जाएगा, इजंट इट, जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मैं बोलूं कि जो इमेज लाइन आएगी उसका x इंटरसेप्ट तो माइनस सी बाई ए ही रहेगा, बट y इंटरसेप्ट हो जाएगा c बाई बी, क्योंकि माइनस सी बाई बी का नेगेटिव करेंगे तो क्या आएगा, c बाई बी। सो अगर दोनों इंटरसेप्ट पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना जानते हैं आप, x अपॉन x इंटरसेप्ट क्या होता है, x इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन ए प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट माइनस नहीं c बाई बी इक्वल टू 1। ये होता है ना, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो तो क्या आएगा, माइनस ए एक्स प्लस बी वाई, हाँ बोलो बोलो, इक्वल टू सी, यही आएगा। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सब कुछ राइट में ले गए। अब जरा देखो, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस लाइन इन एक्स एक्सिस। क्या ये काम हम डायरेक्ट कर सकते थे, यस। डायरेक्ट करने का मतलब ऐसे समझो आप कि अगर आप बोलो कि कोई लाइन कोई पॉइंट को एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, जैसे मान लो इसमें पॉइंट था एक्स कॉमा वाई, और एक्स कॉमा वाई का मिरर इमेज क्या होगा, एक्स कॉमा माइनस वाई हो जाएगा, है ना। तो एक्स कॉमा माइनस वाई, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है किसमें है, एक्स वाई। ये लोकस का मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट का रिलेशन है, एक्स वाई के बीच का रिलेशन ये है। और हमें न्यू इक्वेशन चाहिए, तो एक्स की जगह तो एक्स ही रहेगा, वाई की जगह माइनस वाई रिप्लेस करना होगा। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिप्लेस वाई बाय माइनस वाई, रिप्लेस वाई बाय नेगेटिव वाई इन ओल्ड लोकस, ओल्ड इक्वेशन। अच्छा, आप समझ गए होंगे कि वाई एक्सिस में इमेज करेंगे तब क्या होगा, यस। तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो तुम्हारे रिफ्लेक्टेड लाइन का इक्वेशन आएगा। वो सिर्फ आपको करना होगा, वाई सेम रखना पड़ेगा और एक्स की जगह नेगेटिव एक्स रखना पड़ेगा, बस। तो ये लाइन के इक्वेशन क्या लिख दूं मैं, माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और अगर ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करना हो तब क्या करना पड़ेगा, तब दोनों ही इंटरसेप्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव कर देना पड़ेगा। बोथ द इंटरसेप्ट विल बी मेड नेगेटिव। तो वो इक्वेशन भी लिख दो, इट विल बी माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी 0, या ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी 0, एक ही बात है। मतलब है कि अगर आप कांस्टेंट टर्म को नेगेटिव कर दो और रेस्ट एवरीथिंग इज केप्ट सेम, तो ओरिजिन में लाइन रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे जाओ, 5th and 6th।
हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया, इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस passing through the point 0, 1 such that the perpendicular distance from 2, 2 on it is equal to unity. Find also the equation of line through the feet of these perpendiculars. क्या करेंगे? हाँ, पहले अपने क्या, एक सेकंड पहले देखने तो इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। जैसे मान लो ये y एक्सिस है और x एक्सिस है, पॉइंट दिया 0, 1, 0, 1 तो आप देख ही रहे हो, 0, 1 इज समवेयर हियर, है ना। 0, 1 से पास होने वाली दो लाइन बोल रहे हैं, और एक पॉइंट और दिया हुआ है, कौन सा, जैसे 1, 1 है, इसी तरह से यहाँ कहीं होगा 2, 2, दिस इज 2, 2 समवेयर, यहाँ यहाँ मान लो 2, 2। अब बोलो, जीरो कॉमा 1 से दो स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, सच दैट 2, 2 से उन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 1 यूनिट है। अब मान लो 0, 1 से एक लाइन पास कर रही है और वो लाइन ये है, ऐसे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि उस लाइन पर 2, 2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूनिटी 1 यूनिट की डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस 1 यूनिट चाहिए। तो ऑब्वियसली ऐसे दो लाइंस होंगी, एक इसके इधर और एक इधर, ऐसे इस साइड में ऐसे भी एक लाइन होगी, और ये डिस्टेंस 1 यूनिट चाहिए, ध्यान दो। तो दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तरीका तो ये है कि बिकॉज ये लाइन 0, 1 से पास कर रही है, तो किसी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट और स्लोप चाहिए होता है। तो हम इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। इस लाइन का इक्वेशन लिखना चाहे, assuming that the slope is m, so you can write the equation as y is equal to mx plus 1. Agreed or not? क्योंकि y इंटरसेप्ट मुझे पता है 1 है, y equal to mx plus c यूज किया। अब 2, 2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आता है किसी भी लाइन पर, तो ये लाइन दे दिया और पॉइंट दे दिया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, उसको 1 से इक्वेट करो, सॉल्व हो जाएगा। तो आपने लिखा mx माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0 का डिस्टेंस निकालेंगे। मान लो ये पॉइंट P है और ये M है, तो PM डिस्टेंस जो आएगा वो 1 आना चाहिए। तो PM कैसे आएगा, 2M माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, हाँ मॉड भी ले लेंगे, इज इक्वल टू 1। स्क्वेयरिंग बोथ साइड आपको मिलेगा 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 is equal to m square plus 1. So finally, if you simplify, it is a quadratic. It will give you two slopes, 3m square minus 4m equal to 0. Agreed? यहाँ से m की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी और एक 4/3 आ जाएगी। तो m is equal to 0 से एक लाइन आ जाएगी, m equal to 4/3 से दूसरी लाइन आ जाएगी। This is one way. And can you have some other way out? और कोई तरीका था? वैसे एक चीज देखो ध्यान से, तो एक लाइन तो हॉरिजॉन्टल है, मुझे डायरेक्टली पता चल रहा था। क्यों? क्योंकि 0, 1 से एक यूनिट ऊपर जाते तो क्या आएगा, 0, 2, और 0, 2 और 2, 2 हॉरिजॉन्टल है, तो ऑब्वियसली सेपरेशन क्या हो जाएगा, वर्टिकल। तो वन ऑफ द लाइन हैज टू बी हॉरिजॉन्टल लाइन, वो आप ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते थे। और अगर आप वो ऑब्जर्व कर लेते कि एक लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो मान लो ये जैसे लाइन है, ये क्लियर दिख रहा है कि y इक्वल टू 1 लाइन से ये डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट है। तो दूसरी लाइन के लिए क्या करते बताओ, स्लोप निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, समझाओ। एक मिनट, हाँ, तो सबसे पहले आप इसको ऐसे कर देते कि ये दोनों लाइन का ये बाइसेक्टर पे लाई करेगा ना,
परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा तभी ना होगा ऐसा। तो ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इस एंगल का हाफ एंगल, तो ये एंगल अगर हमें पता है थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा 2 थीटा। तो दूसरी वाली लाइन का स्लोप अगर हम बोलें m है, इसकी स्लोप अगर हम m एज्यूम कर लें, तो tan 2 थीटा विल बी m, एग्रीड। और tan 2 थीटा क्या होता है बेटा फार्मूले से, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और tan थीटा क्या है, ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, तो tan थीटा हाफ है। tan थीटा हाफ है तो 2 tan थीटा क्या हो गया 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4/3। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप जैसे भी वर्कआउट करते हैं यू विल गेट द आंसर। फिफ्थ हो गया जी, फोर्थ हो गया। अब जरा एक क्वेश्चन अभी मैंने लिखा है, ये 7th क्वेश्चन, जरा इसका आंसर करो, देखें कौन आप में से कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 7, फिर हम 6 पे आएंगे। पहले 7th कर रहे हैं फिर 6th। 7th क्वेश्चन में बोला गया, इफ द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू 1,1, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू 1,1 after reflection through mirror 2x minus y plus 4 equal to 0 passes through 2,5, then find the equation of normal as well as reflected ray। तो नॉर्मल का और रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन क्या होगा ये आपको बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, सबको क्लियर है। किसी भी कर्व को एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना हो तो क्या करते हैं, रिप्लेस y बाय -y। और किसी भी वो कर्व कुछ भी हो सकता है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, पैराबोला, कुछ भी हो, राइट। और उसी कर्व को अगर y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है तो क्या करते हैं, रिप्लेस x बाय -x। एंड इफ यू हैव टू रिफ्लेक्ट अ कर्व इन ओरिजिन तो रिप्लेस x एंड y बाय -x -y रिस्पेक्टिवली, तो ओरिजिन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन आ गई, क्या किया, गुड, ठीक है, वेल डन वेल डन। लाइन मिरर का इक्वेशन दिया हुआ है 2x - y + 4 = 0।
इंसिडेंट रे का इक्वेशन तो नहीं दिया हुआ, बट इंसिडेंट रे पर एक पॉइंट दिया हुआ है ना। मान लो इंसिडेंट रे का पॉइंट ए है, तो उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1,1। इस पॉइंट से तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ रे पास कर सकती है, बट वो सारी रिफ्लेक्ट होकर अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। तो बोल रहे हैं कि एक रे जो इस पॉइंट से पास कर रही है, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट से गुजरती है, और वो पॉइंट है 2,5। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे या इंसिडेंट रे का इक्वेशन क्या होगा? तो बेसिकली देखो, दो बात है। जैसे इन्होंने, आयुष ने बोला कि ऐसा करते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे का पॉइंट है ना, इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर दो मिरर में। अगर इस पॉइंट को मिरर में आप रिफ्लेक्ट करते हो, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में इसकी इमेज मिलेगी, और वो इमेज और ये जो 2,5 है, ये कोलिनियर होने चाहिए, है ना। तो रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन आ जाएगा कि अगर इसको ऐसे पीछे एक्सटेंड कर दो, तो ये उस पॉइंट से गुजरनी चाहिए, ये रे ऐसा। एक तरीका तो ये था। ऐसे आप ये भी बोल सकते थे कि अगर ये 2,5 को रिफ्लेक्ट कर दो, 2,5 को रिफ्लेक्ट कर दो, तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? इंसिडेंट रे के वर्चुअल स्पेस में इंसिडेंट रे पे लाई करेगा। तो आप ये काम करके भी इंसिडेंट रे का इक्वेशन आ जाता। जब इंसिडेंट रे का इक्वेशन आता तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ जाता। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सॉल्व करके आता और रिफ्लेक्टेड रे मिल जाती, और नॉर्मल भी मिल जाता। दो मेथड समझ में आ गए, है ना। तो इसमें से कोई एक मेथड तो कंप्लीट कर लो। जैसे इसको कंप्लीट करो। 1,1 का इमेज क्या आया? x माइनस 1 अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन y का कोएफिशिएंट क्या है? -1। इमेज निकाल रहे हैं -2 टाइम्स 1,1 इसमें पुट किया तो क्या आया? 6 माइनस 1 5 डिवाइडेड बाई 5, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 5, है ना। तो डेफिनेटली इट इज -4 प्लस 1 -3, 3, and therefore equation of reflected ray क्या है? इक्वेशन ऑफ b, ये कोऑर्डिनेट ऑफ b आ गया ना, तो b हैज कोऑर्डिनेट -3, 3, and therefore equation of reflected ray मिली। क्या आ जाएगा? 2 पॉइंट फॉर्म। y माइनस 3 इज इक्वल टू, स्लोप क्या आएगा? 5 माइनस 3 इज 2, एंड बाई 5 इंटू एक्स प्लस 3। एग्रीड। तो आ गया तुम्हारा 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 6। तो इफ यू पुट इट लाइक दिस, 2x माइनस 5y प्लस 21 इक्वल टू 0, करेक्ट। तो ये मेथड 1 से हमने कैलकुलेट किया। जब ये आ गया, रिफ्लेक्टेड रे आ गया, तो हमारा नॉर्मल कैसे आएगा? तो सॉल्व विद मिरर। मिरर का इक्वेशन आपका क्या है? 2x माइनस वाई प्लस 4 0। सब्ट्रैक्ट कर दो, x एलिमिनेट हो जाएगा, तो आ जाएगा 4y माइनस इक्वल टू 17 आया, है ना। तो y की वैल्यू 17/4 आ गई। y की वैल्यू इसमें डाल दो तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो उससे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। 17/4 कॉमा 2x की वैल्यू आएगी y प्लस 4, तो 17 प्लस 16 23/4, है ना। 23/8, एक बार चेक कर लेना, यही है। हाँ, अच्छा -4 है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। 1/4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर -4 होगा।
तो 1/8 आ गया, x की वैल्यू 1/8 आ गई। और कोई तरीका था, चलो ये तो दो तरीके थे, बट एक तरीका था जो बहुत आसान था, बट वो कोई रटा रटाया मेथड नहीं है, वो आपका नेचुरल ऑब्जर्वेशन है, अगर आप उसको देख पाते तो इस क्वेश्चन में। जैसे ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन था जहां से इंसिडेंट रे निकल रही थी 1,1, और वो पॉइंट जहां रिफ्लेक्शन के बाद पास कर रही थी, मान लो ये पॉइंट है C 2,5। Can't you see that AC has slope? No. ओके ओके, नहीं ठीक है। अभी इस केस में आपने जो किया वो बिल्कुल ठीक था। हाँ, अगर मैं यहां पर क्या लिख दूं 3, तो अप्रोच आपकी जो अभी कर रहे हैं ये तो रहेगी, बट इसके अलावा एक और अप्रोच होगी क्या? हाँ, अगर मैं बोलूं कि ये जो पॉइंट जहां से पास करे वो 2,5 के बजाय क्या हो जाए 2,3, तो ये दो मेथड तो काम करेगा जो अभी आपने किया, बट इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी वहां क्रिएट हो जाएगी। वो क्या है कि इफ यू लुक एट द स्लोप ऑफ AC, क्या आएगा बताओ? व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ AC इन दिस केस? अगर यहाँ 5 के बजाय 3 कर दिया जाए तो स्लोप ऑफ AC 2 आ गया, और देयरफॉर AC इज पैरेलल टू मिरर। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये एक्चुअली ऐसे ऐसे है ना, ऐसे मिरर के पैरेलल लाइन है ऐसे, ये पॉइंट है 2,3। एंड इससे क्या एडवांटेज मिला मुझे ये बताओ, जल्दी बोलो क्या एडवांटेज मिला? एडवांटेज ये मिला कि इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो नॉर्मल पे लाई करेगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ना। ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों इक्वल होते हैं, और ये कॉमन है, ये 90 है, तो क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब मिड पॉइंट लाइज ऑन द लाइन मिरर। तो व्हाट इज द मिड पॉइंट? M का कोऑर्डिनेट क्या होगा जल्दी बोलो? 3/2 कॉमा 2। अब जब ये पॉइंट आ गया तो हमें मिरर का परपेंडिकुलर का इक्वेशन क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर का स्लोप तो आई आएगा, क्योंकि मिरर का स्लोप क्या है? मिरर का स्लोप हाफ है, या नहीं 2 है, तो परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगा? नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1/2। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर या नॉर्मल बोल दो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y-2 इज इक्वल टू -½ टाइम्स x - 3/2, और फिर यहां से आंसर आ जाएगा 2y - 4 इज इक्वल टू 3/2 x। फिर ऐसे और सिंप्लीफाई करो, 4y - 8 इज इक्वल टू, बोलो 3 - 2x, तो 2x + 4y इज इक्वल टू 11। ये मिरर नॉर्मल टू द मिरर का इक्वेशन आ गया। जब ये आ गया तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया तो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे सारी आ जाएगी। तो ये सिर्फ मैंने चेंज इसलिए दिखाया कि आप कुछ भी मेथड अप्लाई करने से पहले एक बार ये देख लेना, चेक कर लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। अगर मान लो अगर ऐसा हो जाता कि AC परपेंडिकुलर टू मिरर हो जाता, तो तब नॉर्मल इंसिडेंस हो जाता, तब इंसिडेंट रे भी परपेंडिकुलर हो जाती है और रिफ्लेक्टेड रे भी परपेंडिकुलर हो जाती है उस केस में। तो जो इंसिडेंट रे है वही रिफ्लेक्टेड रे बन जाती है। चलिए अब 6 क्वेश्चन का भी आंसर कर दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6,
एक ऑर्डिनरी पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या फर्क होता है? बस कोई भी पैरेललोग्राम जिसकी साइड्स इक्वल हो जाएंगी वो रोम्बस हो जाएगा। डायगोनल एट राइट एंगल होने चाहिए। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर वो तो होता ही हो, तो हर एक पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं, बट डायगोनल राइट एंगल में होने चाहिए। अच्छी बात है। अब क्या पूछा, क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन पढ़िए। बोला फाइंड द कंडीशन दैट अ पैरेललोग्राम विद दीज एज साइड्स इज अ रोम्बस। मतलब अगर एक साइड है a1x प्लस b1y प्लस c1 0, another side is a1x plus b1y plus c2 0, डेफिनेटली ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है। और एक लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c1 0, और तीसरी लाइन क्या है बोलो? a2x प्लस b2y प्लस c2 0। और हमें क्या चाहिए? हमें वो कंडीशन चाहिए जिससे ये रोम्बस हो जाए। रोम्बस होने के लिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 में क्या रिलेशन होना चाहिए, ये बताना है आपको। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ऑर्डिनरी पैरेललोग्राम में अगर आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट करो, दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करो यहाँ से इस पर जो परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस अलग अलग होती हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? बट व्हाट अबाउट इन रोम्बस? रोम्बस में अगर आप इन दोनों साइड्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करो, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस between these two sides, and you also calculate the perpendicular distance between these two sides, ये दोनों डिस्टेंसेस क्या होती हैं? सेम। क्यों? क्योंकि अगर वो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस अगर सेम नहीं होगी तो उसकी साइड्स इक्वल नहीं होंगी उस केस में। तो दिस इज द ओनली थिंग विच इज टू बी यूज्ड, कि दो पैरेलल लाइंस हैं और इनके बीच का सेपरेशन आपको कैलकुलेट करना है और उसको इक्वेट कर देना है। तो मान लो कि ये L1 0 थी और ये वाली साइड L2 0 है और ये L3 0 है और ये L4 0 है, तो डिस्टेंस बिटवीन L1 0 and L2 0 must be same as L3 equal to 0 and L4 equal to 0। और दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालना तो आपने आता ही है, तो डिस्टेंस निकाल के इक्वेट करो, कंडीशन आ जाएगी। तो पहले पेयर की डिस्टेंस क्या आएगी? C1 माइनस C2 मॉड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ C1 minus C2 upon root of A2 square plus B2 square. That's it. यहाँ से क्या आ गया कंडीशन? A1 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू प्लस B2 स्क्वायर। तो ये तो कुछ हुआ रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, मिरर और उससे रिलेटेड रिलेशंस, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट और कर्व इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस हो चुका है, तो आपको स्ट्रेट वे सिर्फ क्या देखना है?
कि उसका एप्लीकेशन देखना है, तो आप लिखेंगे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड इट्स एप्लीकेशंस, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड इट्स एप्लीकेशन। कैन यू रिकॉल स्ट्रेट लाइन, जब जिस दिन मैंने स्ट्रेट लाइन इंट्रोड्यूस किया था तो उस दिन हमने सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया था कि line is a curve at which if you consider any 2 point, the slope of the line segment joining those 2 point remains constant. फिर हमने इसी डेफिनेशन की हेल्प लेकर के ये थ्योरम प्रूफ किया था कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x and y represents straight line in xy plane. एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, याद है ना, ये प्रूफ किया था। और फिर ये भी प्रूफ किया था कि अगर आप कोई जनरल लीनियर इक्वेशन लेते हैं 2 वेरिएबल में, उसमें अपरेंटली 3 अननोन होते हैं बट इफेक्टिवली 2 होते हैं, इसीलिए 2 कंडीशन की जरूरत होती है लाइन को कंप्लीटली फाइंड आउट करने के लिए। और फिर ये भी बताया था कि अगर एक ही कंडीशन गिवन है तो इक्वेशन जो रिजल्ट होता है उसमें एक पैरामीटर रह जाता है, और वो पैरामीटर की प्रेजेंस की वजह से वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, और इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ लाइन। तो बेसिक आइडिया वही है कि व्हेन आई से फैमिली ऑफ लाइन, तो आप क्या बोलेंगे, द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैज इफेक्टिवली 2 पैरामीटर्स, देयरफॉर 2 कंडीशंस आर नीडेड टू रिप्रेजेंट अ लाइन यूनिकली, but if only one condition is given, then the resulting equation contains a parameter, a known parameter, and it is termed as family of straight lines. So just it was a recall of the detailed discussion of the first lecture. For example, if I say y is equal to x plus c, it is family of parallel lines. इसमें पैरामीटर क्या है, c is the parameter, c can be any real number. So for every value of c, you will get one member of this family, and all these families are lines of the slope 1. तो इस फैमिली का एक मेंबर y is equal to x भी होगा, क्योंकि c की वैल्यू 0 डालेंगे तो, और फिर c इंटरसेप्ट चेंज करते जाएंगे तो आपको इस फैमिली के इन्फिनिट नंबर ऑफ मेंबर्स मिलेंगे ऐसे। c can take value from minus infinity to plus infinity, any random real value. Exactly इसी तरह से अगर मैं ऐसा बोलूं कि y is equal to mx plus 1, where m is a parameter, ये भी एक family of line है। It is family of concurrent lines. Concurrent lines कौन से पॉइंट पर concurrent है, थ्रू 0, 1। मतलब अगर ये पॉइंट को मैं बोलता हूँ 0, 1 है, तो इस पॉइंट से एक y is equal to x plus 1 लाइन भी है, और इन्फिनाइट मेनी लाइंस इस पॉइंट से गुजर सकती हैं, और वो सभी लाइंस के सेट को हम बोल रहे हैं y is equal to mx plus 1, ऐसे वाली लाइंस आ रही। इसमें एक मेंबर y इक्वल टू 1 भी होगा, है ना, कब होगा, जब m की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसमें एक लाइन x इक्वल टू 0 भी होगी इस फैमिली में, कब होगी,
जब स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगी, जब फाइनाइट स्लोप नहीं रहेगी तो। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो फैमिली ऑफ लाइन में हम एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था, इफ यू कैन रिकॉल दैट लोकस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लोकस। दो लोकस के इंटरसेक्शन से अगर कोई लोकस पास कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं, इसके इक्वेशन को बोलते हैं S1 प्लस लैम्डा S2 0, वेयर S1 एंड S2 आर इक्वेशन ऑफ टू गिवन लोकस। ऐसे दो लाइन के इंटरसेक्शन से अगर कोई लाइन पास कर रही है, कितनी लाइन पास करेगी दो लाइन के इंटरसेक्शन से? इनफिनिट। तो उनके इक्वेशन को क्या लिखेंगे? L1 प्लस, तो लिख दो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, L1 equal to 0 and L2 equal to 0. Equation of family of lines, ऐसे लिखेंगे, equation of family of lines passing through intersection of two lines. Two straight lines. L1, मान लो L1 का इक्वेशन है ax plus by plus c0 and L2 lx plus my plus n equal to 0 is given as क्या? ax plus by plus c plus lambda times lx plus my plus n equal to 0 can also be popularly written as L1 plus lambda L2 equal to 0. अब किस लाइन को आप L1 ट्रीट करना है, किसको L2, ये आपकी चॉइस होती है। इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिस लाइन को मैं L1 बोल रहा हूँ उसको आप भी L1 बोलो, आप उसको L2 लेम कर सकते हैं। तो इसमें लैम्डा की वैल्यू कैसे मिलेगी? मतलब आपको दी सिर्फ दो ही लाइन गिवन थी, सिर्फ दो लाइंस आपको गिवन थी, और आपने इन दो लाइन से जो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 करके लिखा, वो क्या है? वो इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल ऑफ देम आर पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर द गिवन टू लाइंस इंटरसेक्ट। रीजन बीइंग कि अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में डालो तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा पुट करने पर ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। इसलिए ये जो भी रिप्रेजेंट होगा अल्फा बीटा से पास करेगा। और रिप्रेजेंट क्या होगा? तो लीनियर इक्वेशन ही आएगा। लैम्डा कुछ भी पुट करो, इक्वेशन एक्स वाई में लीनियर आएगा, और लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइन। तो बिकॉज लीनियर इक्वेशन है इसलिए स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। बिकॉज उसमें एक पैरामीटर लैम्डा है इसलिए एक लाइन नहीं, इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट होगी। और बिकॉज अल्फा बीटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो डेफिनेटली इट इज infinite number of lines passing through intersection of L1 and L2. Agreed? अब अगर कोई स्पेसिफिक लाइन पूछ लें तो आप लिखो द स्पेसिफिक मेंबर ऑफ दिस फैमिली, स्पेसिफिक मेंबर ऑफ द फैमिली will have unique value of lambda, will have unique value of lambda। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि लैम्डा की एक वैल्यू देंगे तो इस फैमिली का एक मेंबर मिलेगा, एंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड द corresponding lambda can be obtained by additional condition। corresponding value of lambda can be obtained by additional condition given in the question। तो देखो पिछले 3-4 मिनट में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया।
अगर कोई आपसे बोले व्हाट इज फैमिली ऑफ लाइन, तो आप सिंपली बोलेंगे द सेट ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस हैविंग अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक is called family of lines, and the common characteristic will be always given, वो known होगी, and the variable characteristic वो member characteristic बोलते हैं. common characteristic वो family characteristic होती है और variable characteristic member की characteristic होती है. जैसे किसी human being की family है तो common characteristic हो गया सरनेम, सबका एक ही होगा, और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक उनका नेम. ठीक है, तो यहां पर लैम्डा क्या है? लैम्डा इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि लैम्डा की एक वैल्यू से एक मेंबर मिल रहा है, फिर लैम्डा की दूसरी वैल्यू दे रहे हैं तो दूसरा मेंबर मिल रहा है, तीसरी से तीसरा. और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे ऑल आर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लाइन गिवन, दैट्स इट. तो कैन वी गो टू द क्वेश्चंस? यस सर. तो ये सब डिस्कशन हो गया. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? बोल रहे हैं कि L1 इक्वेशन गिवन है, L2 इज अ लाइन, इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A ऑफ L1 एंड L2. डेफिनेटली अगर दोनों लाइन को सॉल्व करो तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट आता है -2, 0. इज given as 3x minus 4y plus 6 plus k times x plus y plus 2, 0. ऑब्वियस ही बात है, L1 plus lambda L2 0 ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि x plus y plus 2 plus lambda times 3x minus 4y plus 6, 0. दोनों तरीके से लिखा सकता है. तो इन्होंने लिख के बता ही दिया है, इनफैक्ट आपसे नहीं पूछा. डिटरमिन k फॉर द एडिशनल कंडीशंस गिवन. अब नीचे 5 एडिशनल कंडीशंस गिवन है, हर एडिशनल कंडीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको k डिटरमिन करना है और लाइन का इक्वेशन लिखना है. दैट्स इट. लिखो फटाफट जल्दी से. k निकालना है और कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन, कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर का इक्वेशन निकालना है. तो आपका इक्वेशन है 3x minus 4y plus 6 plus k times x plus y plus 2, 0. अब फॉर फर्स्ट केस में इफ पास थ्रू 2, 1 है ना, तो पुट 2, 1 इनटू द इक्वेशन. क्या आ जाएगा? x को 2 और y को 1 पुट किया तो 9 minus 4, 5 प्लस k टाइम्स 5 इक्वल टू 0. यही है. तो यहां से k की वैल्यू आ गई -8/5. अब कोई बच्चा अगर यहां पर इसको मान ले L1, मतलब x plus y plus 2 plus k times 3x minus 4y plus 6 करेगा तो उसका क्या आ जाएगा? इसका उल्टा. ठीक है, बट आंसर्स उस दोनों के मेंबर के इक्वेशन दोनों से सेम आएंगे. एनीवे, अब बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन क्या आएगी. तो कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन निकालने के लिए हम k से भी निकाल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि बिकॉज ये जो फैमिली ऑफ लाइन आई, इस फैमिली ऑफ लाइन का कॉमन पॉइंट क्या है? -2, 0. तो -2, 0 और 2, 1 से पास करने वाली लाइन होगी. दैट्स इट. k से निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा. k की वैल्यू -8/5 लिखेंगे तो ऐसा आएगा 5 times 3x minus 4y plus 6 minus 8 times x plus y plus 2 equal to 0, राइट. तो यहां से देखो 15 minus 8 7x minus 20 minus 8 minus 28y 30 minus 16 14, and if you divide by 7 it is x minus 4y plus 2 equal to 0. whereas अगर मैं इक्वेशन निकालना होता तो मैं डायरेक्टली निकालता तो क्या आता? a line that passes through 2, 1 as well as -2, 0. तो y minus 0 is equal to स्लोप क्या आएगा? 1/4 into x minus x plus 2. तो आ जाएगा वही, देखो 4y is equal to x plus 2. वही है ना, सेम इक्वेशन आ जाएगा.
फर्स्ट आ गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्विक। पैरेलल टू दिस लाइन, पैरेलल टू दिस लाइन करना है तो स्लोप को इक्वेट करना पड़ेगा। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस फैमिली ऑफ लाइन? स्लोप यहां से निकालो तो आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x का नेगेटिव 3 प्लस के अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y k माइनस 4, है ना? ये तुम्हारा क्या गया? स्लोप। किसका स्लोप? फैमिली ऑफ लाइन का। और ये स्लोप हमेशा वेरिएबल आएगा क्योंकि पॉइंट तो फिक्स है। ये सारी लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। कौन सा पॉइंट? -2, 0, दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो स्लोप हमेशा वेरिएबल आएगा, इसीलिए स्लोप के के टर्म्स में आ गया। के चेंज होगा, स्लोप चेंज होगा। इन्होंने बोला कि पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब सेकेंड पार्ट के लिए हमें स्लोप क्या लेना है? 2। तो आपने क्या किया? -3 प्लस के डिवाइडेड बाय के माइनस 4 को क्या पुट कर दिया? 2। और यहां से आपको क्या मिला बताओ? -3 माइनस के इज इक्वल टू 2k माइनस 8। तो 3k इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। बोलो, k की वैल्यू क्या आ गई? k इक्वल टू 5/3 आ गया। तो इन्होंने k डिटरमिन करने के लिए दिया था तो k आ गया। अब इस k की वैल्यू को हम इक्वेशन में डाल देंगे तो इक्वेशन भी आ जाएगा। बट अगर मुझे इक्वेशन निकालना होता तो मेरे पास एक बेटर रास्ता था। इन्होंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ द अबव फैमिली व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन। हाँ, तो वो लाइंस पास कर रही कौन से पॉइंट से? -2, 0 से। और यहां से स्लोप मिल जाता 2। तो इक्वेशन लिखने के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए मेरे पास डायरेक्ट मेथड भी था। क्या? बोलो, y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप क्या है? 2 टाइम्स x प्लस 2। तो आ गया तुम्हारा y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ये लाइन आ गई। हालांकि k की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन 1 में डाल करके भी वही आंसर आएगा। तो आपको ये भी करना है कि आपको बहुत क्लेवरली काम करना है। ये नहीं कि बोला के निकालो, के को पुट करो आंसर आएगा। के निकालना है तो भाई तरीका वही है कि वैल्यू पुट करोगे के आ जाएगा। इक्वेशन निकालना है तो आप सोच लो कि किसमें ज्यादा समय लगेगा, किसमें कम समय लगेगा। जो आसान है उस तरह से निकाल लो। पहला हो गया जी, दूसरा हो गया। व्हाट अबाउट द थर्ड, फोर्थ? परपेंडिकुलर टू L2। L2 मतलब इस, हाँ, तो इसका स्लोप क्या है? -1। तो हम या तो इस m की वैल्यू निकाली, इसी को -1 करते हैं, k डिटरमिन हो जाएगा, है ना? तो k डिटरमिन करना है। तीसरे केस में तो हमने बोल दिया कि 3 प्लस के डिवाइडेड बाय k माइनस 4 नेगेटिव इज इक्वल टू -1। 1 -1 स्लोप तो इस लाइन का है ना, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो यहां से आ गया 3 प्लस के इज इक्वल टू 4 माइनस के। आया कि नहीं आया? 2k इज इक्वल टू 1 आ गया। k की वैल्यू क्या आई? हाफ। k इक्वल टू हाफ आ गया। k ही निकालना था, बाकी काम तो हो जाएगा। अगला, हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस पर सेम इंटरसेप्ट बना रही है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों सेम है, तो क्या होगा जी? -1 होती है। स्लोप आ जाएगा -1। क्योंकि एक्स और वाई इंटरसेप्ट अगर बेटा सेम हो गया, समझ रहे हो, तो लाइन ऐसे हो जाएगी ना, x अपॉन ए प्लस y अपॉन ए इक्वल टू 1। तो डेफिनेटली स्लोप क्या हो गया? -1। स्लोप -1 हो गया तो आया 3 प्लस के डिवाइडेड बाय 4 माइनस के इक्वल टू -1। तो यहाँ से 3 प्लस के की वैल्यू क्या आई? k -4। आया? आया कि नहीं? जल्दी बोलो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ k इज इनफिनाइट। क्या हुआ? k इज इनफिनाइट मतलब लाइन इज परपेंडिकुलर। लाइन इज परपेंडिकुलर। वैसे भी सोचो ना, वैसे भी सोच लो आप।
सही बात है कि गलत बात है? चलो देखते हैं। ये दोनों लाइन जो गिवन थी कहां से पास करी थी? -2,0। -2,0 से एक लाइन थी कौन सी? x + y = -2, ऐसे ऐसे लाइन थी कैसे? और दूसरी लाइन कैसे थी? दूसरी लाइन कैसे थी? वो तो दी हुई 3x - 4y, y इसका स्लोप आया था 3/4 ऐसे कुछ। हाँ, तो आंसर क्या आएगा? कोई लाइन आएगी? कौन सी लाइन ऐसी है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास भी कर रही है और इसके परपेंडिकुलर है, L2 के परपेंडिकुलर है? L2 के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है? ये k की वैल्यू आई है, k की वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब स्लोप थोड़ी इन्फिनिटी हुआ। k स्लोप थोड़ी है, स्लोप तो 3 + k/4 - k की वैल्यू स्लोप है ना? तो k की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी आ गई, दिस इज फॉर श्योर। बट लाइन का इक्वेशन निकालना है तो वो तो डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? वो तो डायरेक्ट आ जाएगा, इस k से भी आ जाएगा। k से कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूं। ये इक्वेशन देख रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन सब लोग देख रहे हो ना? यहाँ 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 देखने के लिए बोल रहा हूं मैं। कहाँ? यहाँ। इसी को अगर k से डिवाइड कर दो तो यहाँ 1/k आ जाएगा और यहाँ से k हट जाएगा। ये लो k हटा दिया मैंने। अब k हटाने के बाद ये इक्वेशन, क्या इक्वेशन में कोई चेंज हुआ? नहीं, इक्वेशन तो वही है ना। अब इसमें अगर k की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तो ये तो हो जाएगा 0, तो ये लाइन आएगी। वैसे भी वही आती, बोलो आगे चलो। हाँ, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन कर दो, खत्म करो। Cutting of non-zero intercept equal in magnitude from the coordinate axis. इंटरसेप्ट का लेंथ सेम है, m + -1 बस। तो ऑब्वियस सी बात है कि mod A = mod B हो गया, मतलब B = +- A हो गया। तो स्लोप A, B = A था तो स्लोप -1 थी, और B = -A हो जाएगा तो स्लोप 1 आ जाएगी। तो आपका दो केस हो गए, एक बार स्लोप 1 ले लेंगे और एक बार स्लोप, तो स्लोप 1 वाला तो स्लोप -1 तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया, स्लोप 1 वाला कैलकुलेट कर लो, पॉइंट आपको पता है तो स्लोप 1 वाली लाइन पे आ जाएगी, k भी आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो अब आप फैमिली ऑफ लाइन हो गया, तो अब आपके जो लास्ट एक्सरसाइज है वो भी कर सकते हैं। हाँ, गेम 7 पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और टेक्सचुअल एक्सरसाइज भी बिल्कुल एक एक्सरसाइज अभी टेक्सचुअल में बची हुई जो नहीं कर सकते आप, दैट इज एंगल बाइसेक्टर वाली, बाकी सारे कर सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज छोड़ के टेक्सचुअल एक्सरसाइज भी सारी कर सकते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया मान लो, एक लेक्चर और। बाय सर।